छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्न में से कौन से नेता छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के कौन से नेता, यहाँ जितने भी नेता हैं, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ये वर्तमान समय में जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है उसमें मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं। प्रमुख प्रमुख पद इनके पास है। तो ये इनमें से कौन से नेता छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय अजीत जोगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो उस मंत्रिमंडल में इनमें से कौन कौन सम्मिलित थे ये आपको बताना है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन है ना, उनका आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मेरे आंसर बताने के पहले। तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। तो देखिएगा, इनमें से जो 2 लोग हैं, एक तो भूपेश बघेल जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हैं ताम्रध्वज साहू। तो ये दोनों जो है ना, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू, ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हुआ करते थे। बाद में भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला था। तो ये दोनों जो हैं प्रथम मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे राज्य मंत्री के रूप में। वहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि जो भूपेश बघेल जी हैं ना, भूपेश बघेल जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतिम मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित थे। मतलब कि सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, तो उस समय जो वहाँ मंत्रिमंडल गठित हुई थी, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे नेता थे, उनमें भूपेश बघेल भी थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल में ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल ये दोनों सम्मिलित थे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब अ जो है आपका उत्तर होगा 1 और 2, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था भाई, तो एडमंड। देखो, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने अपना पहला अधिकारी कब नियुक्त किया, तो सन 1818 में। देखो, होता क्या है कि सन 1818 में अंग्रेजों का मराठों के साथ युद्ध होता है, जिसको हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में मराठों की पूरी तरह से हार हो जाती है और मराठे जो हैं अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसी समय जो नागपुर महाराष्ट्र में है नागपुर, तो नागपुर के जो भोसला शासक थे, जो कि मराठा शासक थे, भोसला शासक जो मराठे थे ना, वो 5 अलग अलग जगहों से शासन कर रहे थे। पुणे में पेशवा, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और वडोदरा में गायकवाड़। तो जो नागपुर के जो भोसला शासक थे, उन्होंने ही हमारे छत्तीसगढ़ पर अधिकार कर रखा था। इसी कारण से जो नागपुर के भोसला शासक है, उनका काफ़ी मतलब उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीपीएससी में। तो नागपुर के भोसला शासक ये भी जो है 1818 के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों से बुरी तरह से हार जाते हैं, और पूरा का पूरा जो भोसला शासक का जो साम्राज्य होता है, जितने क्षेत्र में उन्होंने अधिकार कर रखा था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, तो वो सब जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है, अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है। अंग्रेज ये बोलते हैं कि जो नागपुर का शासक है वो अल्पवयस्क है, तो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है शासन करेंगे। तो 1818 से लेकर के 1830 तक, जब तक नागपुर का भोसला शासक रघुजीत तृतीय वयस्क नहीं हो गया, तब तक अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भोसला साम्राज्य पर शासन किया था। तो इस समय अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त करना शुरू किया। तो सबसे पहला अंग्रेज अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, एडमंड को। इनको जो है ब्रिटिश अधीक्षक बोला जाता था। दूसरे नंबर में एगन्यू आता है, और एगन्यू ने काफ़ी सारे प्रशासनिक फेरबदल किए थे। 1830 में जब रघुजीत तृतीय वयस्क हो जाते हैं, तो अंग्रेजों द्वारा उन्हें सत्ता सौंप दी जाती है। तो फिर से जो है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ रूपांतरण किसने किया है। तो कालिदास जी के जो महाकवि कालिदास जी हैं, उन्होंने मेघदूत की रचना की है।
तो उसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो महाकवि कालिदास जी थे, जिनका संबंध गुप्त काल से बताया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास जी। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए थे, और जिस समय ये छत्तीसगढ़ आए उस समय यहाँ पर वाकाटक वंश के शासक शासन कर रहे थे, जिनका नाम था प्रवर सेन। ध्यान रखेंगे, ये वाकाटक वंश का शासक था प्रवर सेन। और महाकवि कालिदास जी जो हैं, ये सरगुजा क्षेत्र में जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर इन्होंने कुछ दिन व्यतीत किए थे महाकवि कालिदास जी ने। और रामगढ़ की पहाड़ियों में रहते हुए महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत, जो कि एक खंड काव्य है, इसकी रचना की संस्कृत भाषा में, और इसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कालिदास जी की रचना है मेघदूत, जो कि एक खंड काव्य है, जिसकी रचना सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ियों पर मानी जाती है। वहाँ पर रह करके कालिदास जी ने उसकी रचना की है। कालिदास जी जिस समय छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ के शासक थे प्रवर सेन, जो कि वाकाटक वंश के शासक थे। छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया है मुकुटधर पांडे जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस नेता की हत्या हुई थी? तो आपको बताना है कि नीचे इन नेताओं का नाम दिया हुआ है, महेंद्र कर्मा जी, शंकर गुहा नियोगी, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल। तो इनमें से किन नेताओं की हत्या हुई थी? तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इनकी हत्या कब हुई थी, किस कारण से हुई थी, अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। तो देखिए, इनमें से चारों की, मतलब कि महेंद्र कर्मा, शंकर गुहा नियोगी, उसके बाद विद्याचरण शुक्ल और नंद कुमार पटेल, इन सब की हत्या हुई थी। इनमें से जो प्रथम है महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल और नंद कुमार पटेल, इन तीनों की हत्या जो है एक ही दिन हुई थी, 25 मई सन 2013 को। 25 मई सन 2013 को। देखिए, इस दिन क्या हुआ था, जो बस्तर क्षेत्र में एक स्थल है दरभा घाटी, और वहाँ पर एक घाटी है झीरम घाटी। वहाँ पर वहाँ से ना ये सारे नेता गुजर रहे थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, जिसकी शुरुआत सुकमा जिले के कोंटा शहर से हुई थी। तो कोंटा में जो है बैठक हुआ, उसके बाद इनको जो है जगदलपुर आना था। तो ये लोग जो है बाई रोड आ रहे थे, और रास्ते में ही झीरम घाटी पड़ता है, झीरम घाटी। तो वहाँ पर जो है नक्सलियों ने घात लगाकर इन पर हमला कर दिया, गाड़ियों को रोक दिया। काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उतनी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है महेंद्र कर्मा जी थे, जो कि काफ़ी बड़े लीडर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। विद्याचरण शुक्ल ये भी बहुत बड़े नेता थे, नंद कुमार पटेल भी बहुत बड़े नेता थे। तो इन सब की हत्या कर दी जाती है 25 मई 2013 को। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो महेंद्र कर्मा जी हैं और नंद कुमार पटेल, इनकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हुई थी, मतलब कि मौकाए वारदात पर महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल मारे जाते हैं। नंद कुमार पटेल के बेटे, जिनका नाम था दिनेश पटेल, वो भी इस घटना में मारे जाते हैं, और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता मारे गए थे इस घटना में। वही विद्याचरण शुक्ल ये जो है बुरी तरह से घायल हुए, और इनको जो है दिल्ली में वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर इनकी मृत्यु जो है बाद में हुई थी। लगभग 13 जून 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी विद्याचरण शुक्ल जी की। तो ध्यान रखना, ये तीनों जो है झीरम घाटी से संबंधित है, मतलब कि झीरम घाटी कांड, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, इनके बेटे दिनेश पटेल, इनकी मृत्यु जो है 25 मई 2013 अर्थात घटना वाले दिन हुई। विद्याचरण शुक्ल की मृत्यु जो है बाद में अस्पताल में हुई, दिल्ली के वेदांता अस्पताल में। वहीं बात करें शंकर गुहा नियोगी की, तो ये जो हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े मजदूर नेता थे, और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन स्थापित किया था, और इन्होंने मजदूरों पर हो रहे अत्याचार शोषण के विरुद्ध बहुत सारा काम किया था। और भाई, आप अगर मजदूरों का साथ देंगे तो जो मजदूरों के जो मालिक हैं, मतलब कि जो उद्योगपति हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दी गई थी। दुर्ग में इनकी हत्या हुई थी, भिलाई में मेरे ख्याल से लगभग 1991 में इनकी हत्या जो है 1991 में हुई थी।
और इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ माना जाता है, क्योंकि जो उद्योगपति थे वो मजदूरों का शोषण कर करके अपनी तिजोरी भर रहे थे, और जो शंकर गुहा नियोगी थे वो मजदूरों को जागृत करने का काम कर रहे थे, उन पर हो रहे अत्याचार शोषण उसके विरुद्ध उनको जो है जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है उद्योगपति भला कैसे सहन कर पाते, तो उद्योगपतियों ने शंकर गुहा नियोगी को मरवा डाला। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रणेता किन्हें माना जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, जिन्होंने राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल में मजदूरों को एकजुट किया था। उनको भी ना वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था, राजनांदगांव रियासत से उनको निष्कासित कर दिया गया था। तब वो रायपुर में आकर के रहने लगे, लेकिन वो क्या करते थे, रायपुर से राजनांदगांव जाते थे, लेकिन राजनांदगांव में वो प्रवेश नहीं करते थे, वहाँ बॉर्डर से वो जो है मजदूरों को प्रेरित करते थे। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ इन चारों की हत्या हुई थी, ये सभी जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, ये हम कह सकते हैं। शंकर गुहा नियोगी जी के लिए तो खास करके कह ही सकते हैं। बढ़ते हैं अगले। अच्छा, इसमें कूट है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का प्राचीन नाम था। तो बस्तर का प्राचीन नाम था भाई भ्रमरकोट था, चक्रकोट था, दंडकारण्य था, महाकांतर भी था। इसके अलावा कांतर भी एक नाम मिलता है, कांतर। तो ये सभी नाम जो है बस्तर के थे। तो कूट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। छत्तीसगढ़ को क्या क्या कहते थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, मतलब जब मध्य प्रदेश राज्य गठित हुआ ना 1956 में, 1956 से लेकर के सन 2000 जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, अविभाजित मध्य प्रदेश। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो पहली महिला मंत्री बनी थी वो हमारे छत्तीसगढ़ से ही थी। इसी कारण से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन थी भाई, तो मीनी माता जो है छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। तो ये सांसद थी, पहली महिला सांसद थी। वहीं अगर हम लोग बात करें गीता देवी सिंह की, गीता देवी सिंह, तो ये जो गीता देवी सिंह है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य जब अस्तित्व में आया, मतलब कि 1 नवंबर सन 2000 को, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की ये पहली महिला मंत्री थी, गीता देवी सिंह। लता उसेंडी तो बहुत बाद में मंत्री बनी। वहीं महारानी पद्मावती देवी, देवी इनके नाम में आएगा, महारानी पद्मावती देवी जो कि महारानी थी, किस रियासत की महारानी थी भाई, ये खैरागढ़ रियासत की महारानी थी। इन्होंने अपनी बेटी की याद में खैरागढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये जो महारानी पद्मावती देवी थी ना, खैरागढ़ की महारानी, तो ये जो है अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री बनी। ध्यान रखना इस चीज को। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री जो है हमारे छत्तीसगढ़ से थी। पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से ही संबंधित थे। वहीं जो मध्य प्रांत जो ब्रिटिश काल में जो था ना, जिसमें नागपुर महाराष्ट्र का काफी सारा एरिया आता था, तो मध्य प्रांत के भी पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो ध्यान रखेंगे, महारानी पद्मावती देवी अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री। छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री कौन हुई, गीता देवी सिंह। और पहली महिला सांसद मिनी माता लता उसेंडी, ये बहुत बाद में हुई। लता उसेंडी जिनका विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय उनके साथ कौन से नेता छत्तीसगढ़ आए थे। तो महात्मा गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो नवंबर 1933 में। मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन वो नवंबर में आए थे, नवंबर 1933 में। और इस बार गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने का कारण क्या था, हरिजन उद्धार आंदोलन। तो हरिजन उद्धार के सिलसिले में आए थे और लगभग 6-7 दिन यहाँ पर वो रुके थे। तो इस समय उनके साथ कौन नहीं आया था, तो मौलाना शौकत अली जी नहीं आए थे, बाकी तीनों आए थे। मीराबेन आई थी, ठक्कर बापा आए थे, महादेव देसाई जो कि उनके निजी सचिव थे। तो ये तीनों यहाँ पर आए थे। तो 2 3 4 आपका आंसर होगा, 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर में स्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। बिलासपुर में स्थापित पहला विश्वविद्यालय,
पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये सभी जो है रायपुर में है। बाकी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये रायपुर में है, ये तीनों बिलासपुर में, माफ़ी चाहूँगा मैंने शायद रायपुर कहा। तो ये तीनों जो हैं बिलासपुर में हैं और ये जो है रायपुर में है। तो देखिएगा, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय था ये बिलासपुर में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय था, जो कि अभी वर्तमान समय की स्थिति में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहले ये जो है स्टेट लेवल का था, लेकिन सन 2009 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पहले ये नॉर्मल था, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है बिल्कुल वैसे ही। तो बिलासपुर में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और अभी कुछ ही वर्ष पहले बिलासपुर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बोधघाट परियोजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? बोधघाट परियोजना जो कि अच्छा यहाँ दिया हुआ है ना, तो देख लेते हैं कथन। दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। देखिए, जो बोधघाट परियोजना है ना, ये वर्षों पहले इसका प्रस्ताव बना था, अभी तक यह प्रस्तावित है, अटका हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, दंतेवाड़ा जिले में इसको बनना है, इंद्रावती नदी में। दूसरा दिया है, सिंचाई के साथ ही बिजली उत्पादन की योजना प्रस्तावित है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। यह जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना होगी, इससे जो है आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई की अच्छी सुविधा मिलेगी। अभी देखो, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है ना बस्तर तरफ, ये बस्तर जो है पूरा जो बस्तर संभाग है वो सबसे कम सिंचित वाला क्षेत्र है। उस पर भी जो दंतेवाड़ा है वो तो भाई बिल्कुल सबसे कम सिंचित जिला है। नारायणपुर भी काफ़ी कम सिंचित जिला है। बीजापुर में भी सिंचाई के उतने साधन नहीं है। तो इन जिलों को मतलब दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन जिलों को जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इस परियोजना से। साथ ही साथ बिजली उत्पादन की भी इसमें योजना है और यहाँ से बिजली उत्पादन ना लगभग 300 मेगावाट, जो काफ़ी बड़ी होती है। अभी जो है ना हमारे यहाँ कितना 137.7 इतना कुछ है शायद जल विद्युत उत्पादन। तो इससे जो है 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की योजना थी, अभी मतलब प्रस्तावित है। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ सही है। तीसरा दिया है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के आपत्ति के कारण इसे बंद कर दिया गया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग है, क्योंकि यह परियोजना जिस क्षेत्र में लगनी है ना, वो उधर बहुत सारा जंगल है, बहुत सारा जंगल है, जो पूरा डुबान क्षेत्र में आएगा तो जंगल बर्बाद होगा। तो जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग है उसने इसको जो है आपत्ति लगा करके बंद कर दिया है फिलहाल। तो अभी भी यह अटका पड़ा है। तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। अच्छा, एक बांध है आंध्र प्रदेश में होना चाहिए शायद, पोलावरम बांध दक्षिण में है, पोलावरम बांध। तो उसकी वो जो है पूरी तरह से बन चुका है। तो उसके साथ ही इसका प्रस्ताव जो है तैयार हुआ था, दोनों जो है साथ साथ के ही थे। ये अटका पड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें कूट बताना है ना, तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यहाँ पर जो है सभी कथन सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है, तीनों सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद भालू के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? सफ़ेद भालू, तो भाई ये जो है मरवाही सफ़ेद भालू के लिए जाना जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।